ये क्या है, इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं कि लेट अस राइट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, और आपकी जो फ्रेंड थी ना जो नाम बदल के आ रही थी, हेलो, सर हाँ प्लीज उसको बोल देना नाम वो सही रखे, वरना काफी कंफ्यूजन होता है। मैं उसको आज जाकर के रिमूव जो है उससे हटा दूंगा, तो कल से वो क्लास करे, लेकिन प्लीज अपना नाम ढंग का रखे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो लगना चाहिए कि वाला स्टूडेंट है ना। सर आ तो गई वो, साइना वर्मा आ तो गई। वो आ गई, तो फिर यस इसका सर। मतलब वो तो कोई नोटोरियस यस क्रिएचर ही सर। था जिसको मैंने रिमूव किया। सॉरी सर, तो सर वो फॉन्ट चेंज था। अच्छा, वो तुम ही थी ना। यस सर। ठीक है, तो मुझे लगा कि कोई नोटोरियस क्रिएचर है जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हमने ऐसा किया है ना। तो आप आ गई तब तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर तो जो है रिमूवल में उसको रहने दो, इसी नाम से आना। चलो, तो लेट अस राइट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबने पढ़ा है 9th क्लास में और 10th क्लास में ऐसे लिखते हैं, याद आ रहा है कि भूल गए यस हो। सर। अच्छा, इसको यस अब सर। अब यस इसको सर। मैट्रिक्स फॉर्म में बता सकता है कोई, इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाए। सोच करके, इन मैट्रिक्स फॉर्म इन दोनों इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, कैसे लिखते हैं। देखो ये जनरल सा रूल है, देख लेना। पहला जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है कोएफिशिएंट्स का ना, वो याद रखना। पहला जो मैट्रिक्स बनेगा इस तरह के लीनियर इक्वेशन के लिए, हमेशा पहला मैट्रिक्स किसका बनेगा, कोएफिशिएंट के लिए। दूसरा किसके लिए बनेगा, तो वेरिएबल के लिए। और इधर क्या, तो कांस्टेंट। याद रहेगा हमेशा, है ना। पहला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट के लिए, अगला वेरिएबल्स के लिए, और आखिरी वाला इक्वल टू के बाद कांस्टेंट के लिए। तो बता सकता है कोई मुझे कि कोएफिशिएंट्स कितने हैं यहाँ पर। सर 4। चार। कौन चल कौन फोर। से, A1 B1 A2 B2 दिखे। A1 B1 A2 B। चलो तो B2। हाँ, तो उसी ऑर्डर पे लिख दिया आपने, A1 B1 A2 B2। ठीक है, वेरिएबल्स कितने दिखाई दे रहे हैं, सर सर 2। दो। तो कौन कौन से, पहले x आया बाद में y आया, ऐसे लिख दिया। कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं आपको, 2। दो। ओ तो C1 C2 लिख दिया ऐसे। C1 C2। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि मुझे तो पता है, आप नहीं जानते हो तो देख लो भाई। 2 into 2 का ये मैट्रिक्स है, 2 into 1 का ये मैट्रिक्स है, तो ये और 2 खत्म हो जाएगा, आखिरी में 2 + 1 का आना चाहिए था, जो कि आ रहा है, इसीलिए ऐसे लिखा हमने। ठीक है, थोड़े प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये सही है, मैट्रिक्स फॉर्म में अग्री कर रहे हो। क्यों, इसको ओपन कर दिया, ओपन करोगे तो क्या आएगा, A1 into x प्लस B1 into y इज इक्वल टू C1 आएगा क्या। और यस सर। फिर नीचे से A2 into x प्लस B2 B2 into into y। y इज इक्वल टू C2, ऐसा आएगा क्या, यस सर। है ना, ऐसा ही आ जाता। फिर यस सर। आप क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स में दिखा देते हैं। चलो, इसके बाद आप यही बोलते हैं ना कि भाई इस वाले को इससे इक्वेट कर दो, इस वाले को इससे इक्वेट कर दो, तो फाइनली वही आ जाता जो यहाँ पर आया है। ठीक है, तो हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीखा। कैसे लिखेंगे, पहला मैट्रिक्स हमेशा कोएफिशिएंट्स का होगा, अगला वेरिएबल का, और इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो होगा वो कांस्टेंट का होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। चलो, अब ये कर क्यों रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ये जो है आपका मैट्रिक्स, इसको नाम दे दो ए। जो आपके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है ना, उसको आपने नाम दे दिया ए और भूल गए। आगे कभी आएगा तो हम देखेंगे कि क्या था। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो।
मैं आधा मिनट नहीं, आधा मिनट बहुत है, आधा सेकंड वेट करता हूँ। किसी को कंफ्यूजन है क्या किया अभी तक? नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि दो लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दो लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अब तो आपको बताना चाहिए लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन को। लाइन को, ऑब्वियसली नाम ही है लीनियर। तो दो लीनियर इक्वेशन कितने लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे? दो लाइंस को, 2 लाइन्स। टू लाइंस को, ठीक बात। अब वापस से क्लास 10 की ज्योमेट्री में आते हैं या उसके मैथमेटिक्स में आते हैं, ज्योमेट्री में नहीं था वो। तो दो लाइंस किस किस तरह से आपस में टकरा सकते हैं, मिल सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? इंटरसेक्टिंग, ठीक है, पैरेलल और हाँ, कंसिस्टेंट। पैरेलल, और एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट। वेरी गुड, कोइंसिडेंट। वेरी गुड। तो लिख दिया, दीज टू लाइंस आर आइदर कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। इनके अलावा और तो तीसरा चौथा कुछ हो नहीं सकता, जब तक कि वो स्पेस में ना हो, प्लेन में यही हो सकता है। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। जानते तो हैं, लिख लेंगे हम। कोइंसिडेंट, दूसरा हो गया पैरेलल, और तीसरे हो गए इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अच्छा देखो इसको मैं कैसे पढ़ाता हूँ कि जैसे मान लो आपके क्लास में दो अच्छे दोस्त हैं। कौन कौन है दो सबसे अच्छे दोस्त? किनकी अच्छी दोस्ती है क्लास में आपके? बताओ, कौन कौन दो लड़के हैं या लड़कियां जिनमें बहुत अच्छी दोस्ती है? तो दो लड़के बताओ, सोच रहे हो अभी तक, यानी नहीं है क्या? सर खुशी और साइना वर्मा की। खुशी और साइना। सायना की, चलो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मान लिया। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कोई ऐसा भी है जो इन दोनों की दोस्ती से जलता है? नहीं, ऐसा नहीं पूछते। मान लो उसका नाम एक्स रख देते हैं। एक्स नाम का एक लड़का है या लड़की है जो बहुत शैतान है, और जो इन दोनों को अलग कराना चाहता है। ठीक है, सर क्लास में झगड़ा करवाएंगे क्या? सुन लो तो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे याद रहेगा हमेशा। तो ये जो एक्स है ये खुशी और साइना के बीच झगड़ा कराना चाहता है। ठीक है, उसने क्या किया, एक्स जो है वो खुशी के पास गया, बोला साइना तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी। तो खुशी नाराज हो गई, खुशी इज नाराज। अच्छा, फिर ये साइना के पास गया, इसने बोला साइना जो है खुशी तुम्हारे बारे में ऐसा उल्टा सीधा कुछ कह रही थी, तो ये भी नाराज हो गई। अब इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है? नाराजगी कैसे दूर होगी? जनरल सा बताओ, मैथमेटिकली नाराजगी कैसे दूर होगी? दोनों एक दूसरे से बात करेंगे हाँ, तब। तो जब बात करेंगे तो क्या निकलेगा इस समस्या का? एक्स ने गलत बोला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, इस समस्या का क्या निकलेगा? सॉल्यूशन। सर, एक्स ने गलत बोला। एक्स तो बहुत खराब आदमी है, झूठ। मान ही रहे हैं, एक्स तो हम मान ही रहे हैं। यानी कि अगर दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार मिले, बातचीत हो गई, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिला। कैसा? यूनिक। इंटरसेक्ट यानी एक बार मिले दोनों, एक ही बार मिले तो यूनिक है। मिले, आपस में चर्चा हो गई, सॉल्यूशन। अब दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं, तो सॉल्यूशन कभी मिलेगा क्या? अगर इस नो सर। नाराजगी को कभी भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी मिलते ही नहीं है लाइफ में, मान लेते हैं कि सच एक्स ने कहा था, तो कभी सॉल्यूशन निकलेगा क्या? नो सर। नो सॉल्यूशन, कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा पैरेलल, डिस्टेंस हमेशा सेम रहा। अब मान लो कि खुशी जो है हर चीज साइना को टेक्स्ट करती है, और साइना हर बात खुशी को टेक्स्ट करती है, यानी वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ऐसा कुछ मान लो। तो जैसे ही एक्स ने खुशी को बताया कि साइना तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, खुशी, साइना वहीं पर थी पीछे खुशी के, उसने एक तमाचा लगाया, बोला मैंने कब बोला तुझे? तो एक्स चुप हो जाएगा। फिर एक्स ने साइना को बोला,
कि सुन खुशी तेरे बारे में ऐसा कुछ कह रही थी। खुशी क्या थी? साइना के पीछे। उसने तुरंत इसको वापस एक तमाचा लगाया और बोला कि मैंने कब बोला। यानी दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ थे बिल्कुल। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हैं? हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, कभी नाराजगी होगी ही नहीं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि मिलना बहुत जरूरी है यस सर, भाई, क्लियर है। है ना? तो ये याद रखना, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट, पैरेलल का मतलब कभी नहीं मिले, झगड़ा हो गया है, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग मतलब कि एक बार मिले दोस्ती हो गई, एक ही बार मिले तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पर ज्यादा काम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को, किसी अच्छे बच्चे को, अच्छे तो सभी हैं, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हालांकि इक्वेशन ऐसे नहीं लिखते हैं, माइनस या प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता, प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता, पर लीनियर है तो फर्क नहीं पड़ता। c1 को हम माइनस c1 मान लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो किसी को याद है क्या? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. ठीक है, Not ठीक है, एक equal मिनट, to एक B1 मिनट। upon B2. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ऐसा कह रहे हो B1 क्या? upon B2. Yes. Yes. वेरी गुड। तो अगर आप में से किसी को बुरा ना लगे तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, ऐसे कर दूं क्या? बुरा थोड़ी लग रहा है Yes, आपको? sir. No. तो अगर आपको और भी बुरा ना लगे तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, a1 माइनस a2 माइनस a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख दूं क्या? Yes. ठीक है सर। हाँ बोलो सर। बोलो। सर सिर्फ नॉट इक्वल सर लगा रहता तो उससे मतलब सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 3/5 इज नॉट इक्वल टू हाफ, अग्री करते हो? 3/5, हाँ, तो फिर इसका मतलब 6 इज नॉट इक्वल टू 5, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इनइक्वालिटी साइन के साथ करे या ना करे सोचना पड़ता है कि सारे पॉजिटिव हैं, इनका साइन पता है तभी हम कर सकते हैं। इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, खुलेआम कर सकते हो दिन दहाड़े एकदम, कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, मतलब ऐसा कुछ आ जाए और हमें पता नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तब नहीं कर सकते, क्योंकि तब साइन चेंज होती है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई? यस सर। है ना ये वाला Yes. कंडीशन? अब आप कह सकते हैं कि भाई आप तो पढ़ा रहे थे लीनियर इक्वेशन, है ना, मतलब सिंपल मैट्रिक्स वगैरह कुछ बता रहे थे, फिर आपने कहानी सुना दी, फिर ये क्या मतलब लेकर के आ गए भाई a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें पता ही है, क्या करना है इसका? तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ऊपर चलते हैं। मैंने आपको कुछ भूलने के लिए कहा था, याद है? मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स को खींच करके नीचे लाओ और लिखो A इज इक्वल टू क्या था, a1 b1 a2 b2, ऐसा था। अब मैं अगर यहां से एक तरीका सोचूं कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यही आ जाएगा क्या? यस। यही आ गया क्या? देखो तो, अगर मैं Yes, इस sir. तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, और क्योंकि मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, क्यों चेंज कर रहा हूं? क्योंकि मैं a1 से b2 लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, दिख रहा है? सॉरी, a1 से b2 लेफ्ट से राइट जा रहा हूं ना, और b2 से वापस a1 आने के लिए मुझे राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा, तो माइनस साइन तो चाहिए। फिर a2 b1 को मल्टीप्लाई कर दिया, या b1 a2 जो भी कहो आप, है ना? या आप ऐसे समझो कि a1 से b2 आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, b1 से a2 राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो माइनस साइन तो रहेगा ही। तो देखो ये वही आ गया जो हमने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके निकाला था, वही आ गया क्या? और ये नॉट इक्वल टू 0 ऐसा आ गया क्या? बताओ, यहां तक की कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो कुछ तो वैल्यू आएगा, मान लो 5 आ जाए, -5 आ जाए, कुछ तो वैल्यू आएगा ना, हमें पता नहीं। हाँ बोलो।
सर a इज इक्वल टू जब आप मल्टीप्लाई किए तो ये कैसे पता चला कि 0 के इक्वल नहीं, ऊपर वाला तो पता चला, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई किए तो ये आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो यही तो आया a1 b2 माइनस a2 b1, और ये ऊपर में दे रखा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। हमने देखा ना Yes, कि sir. यहाँ से हम इसको कुछ रिलेशन कर सकते हैं क्या? देखो हम अभी देख रहे हैं, अभी सर। आप कुछ बना रहे हो फॉर्मूला, एक मिनट रुक जाओ, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं पता है कि डिटर्मिनेंट क्या है क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। हमने इस मैट्रिक्स को देखा और ऊपर जो लिखा हुआ है ना इसको देखा, 1 मिनट के लिए इसको देखा, और फिर सोचा कि यहाँ को इसको हम कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि a1 b2 b1 a2 तो यहाँ भी दिख रहे हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो वापस देखा कि अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये भी लॉजिकल है, तो माइनस साइन आ गया, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे करें तो सही है, और ये नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। क्लियर है सर। ठीक है, तो देखो ये जो आया ना ये क्या होगा, एक नंबर होगा, ये आप समझ रहे हो ना, ये एक नंबर होगा जो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन कुछ पॉजिटिव हो सकता है कुछ नेगेटिव हो सकता है, हमें पता नहीं। अगर हमारी लीनियर इक्वेशन में दिया होता कि जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है और 5x प्लस 10y इज इक्वल टू -8 है, ऐसा कुछ दिया होता तो हम सॉल्व करके a1 b2 माइनस b1 a2 की वैल्यू कुछ लाते, तो वो कुछ वैल्यू आता, 10 आता, -5 आता, कुछ भी आता, यानी एक नंबर आता। अग्री कर रहे हो आप? Yes. और ए क्या है, एक Yes, sir. मैट्रिक्स है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो बेसिकली एक नंबर से एसोसिएटेड है। ये समझ में आ रहा है आपको? मैट्रिक्स के अंदर जो है उसको हम सम और द अदर वे एक नंबर से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे कि अब मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब हम a1 b2, ध्यान से देखना, माइनस b1 a2 को मैट्रिक्स ए से एसोसिएट कर रहे हैं, या एसोसिएट कर देते हैं, और देखो अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू क्या है कैसे निकालते हैं, वो सब हम सीखेंगे आगे, अभी हम बस इसको एनालाइज कर रहे हैं, है ना। और इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया? इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखा जाएगा? बहुत सारे तरीके हैं, आप पढ़ेंगे अलग अलग जगह, ऐसे लिखा जाएगा, कहीं ऐसे लिखा जाएगा, कहीं पर ऐसे लिखा जाएगा। ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉड नहीं है, मॉड नहीं है। कैसे पता करेंगे कि कब मॉड होगा कब डिटर्मिनेंट होगा? तो इसको लिख लिया, इफ इन मॉड ए इज अ नंबर और एक्सप्रेशन, then it represents modulus, and if A is a matrix, then it represents determinant.
यानी कि कोई एक्सप्रेशन या कोई नंबर दे करके उसके आगे दो डंडे आप लगा दें पैरेलल, तो वो मॉड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक मैट्रिक्स लिख करके उसके आगे दो डंडे लगा देते हैं तो फिर वो एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहचानने का तरीका होता है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, यस सर। अब डिटर्मिनेंट क्या है? Yes, sir. तो डिटर्मिनेंट का वैसे तो आपको समझ में आ गया, इसको वो काफी है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि A इज इक्वल टू 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट या ये ऐसा होगा 2 3 4 5, ये ऐसे लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताया जाएगा, और ये आपको एक नंबर देगा। इट विल बी इक्वल टू सम नंबर। किस नंबर के बराबर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इट विल बी इक्वल टू सम नंबर, ठीक है। यानी कि मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है, ये डिटर्मिनेंट है। इसका इनपुट क्या है? एक मैट्रिक्स, और इसका आउटपुट क्या है? एक नंबर। और मैट्रिक्स भी कैसा? तो कोई भी मैट्रिक्स नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया कि डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जो इनपुट लेगा स्क्वायर मैट्रिक्स और आउटपुट उसका नंबर दे देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। ये समझ में आया यहां तक? ठीक है, या डाउट है इसमें? सर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसको भी लिखवा देते हैं यहाँ पर एक लाइन में। हमने जब मैट्रिक्स पढ़ाया होगा तब भी इस बात को बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में। यहाँ पर भी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सर मतलब हर इसको... डिटरमिनेंट 2/2 का होगा? नहीं, 3/3 4/4 आपके सिलेबस में 3/3 तक का है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या है? सॉरी, ओनली लिख लेते हैं। सर मतलब 2/2 या 3/3 का होगा? हाँ हाँ, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस कैन हैव अ डिटर्मिनेंट। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस कैन हैव अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा, आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों, है ना। ये तो समझ में आ गया ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नहीं तो डिटर्मिनेंट निकलेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों ऐसा है, क्यों सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का है, तो देख लेते हैं। मैट्रिक्स किसके लिए एप्लीकेबल है? लीनियर इक्वेशन के लिए। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो दो अननोन है x y, तो कितने इक्वेशन चाहिए थे? दो अननोन है ना यहाँ पर, या दो वेरिएबल है ना x y, तो कितने इक्वेशन चाहिए थे इनको सॉल्व करने के लिए? 2 इक्वेशन। तो दो है ना हमारे पास। यस तो सर। कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? a1 b1 और a2 b2, याद आया? यही है ना कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, यस सर। है ना, कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स। और इसी से डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, याद है? इसी से डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे ना। अच्छा, अब मान लो कि मेरे पास 3 वेरिएबल है ऐसे, a2x प्लस b1 b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो यहाँ सर से लीनियर कहाँ xy हुआ बचा फिर? नहीं, लीनियर तो अभी भी है, ये लाइन ही है, डिग्री 1 है। लेकिन ये बताओ कि इन दो इक्वेशन से x y z 3 की वैल्यू निकलेगी क्या? नो सर, 3 इक्वेशन। एक और चाहिए होगा ना। तो a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ऐसा कुछ होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ऐसा बनेगा क्या? आपको दिख रहा है? a1 b1 c1, ये 3/3 बन जाएगा सर। बिल्कुल, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 3/3।
और कोफिशिएंट का मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। डिटर्मिनेंट is the numerical value of the coefficient matrix। सर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट सर लगभग सेम है, बस हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए वैलिड है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि ये लीनियर इक्वेशन को आप कहते हो, मान लो इसको आप कहते हो कि ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा ना वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। समझ में आया? अगर इस पूरे लीनियर इक्वेशन के समूह को, कलेक्शन को आप मैट्रिक्स कह रहे हो, तो इनका जो सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आएगा उसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक या दिक्कत है? Yes, sir, clear. सब कुछ समझ में आ गया क्लियर है। है ना? कि मैट्रिक्स है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इनपुट, डिटर्मिनेंट फंक्शन, तो आउटपुट क्या देगा? सम न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही क्यों निकल सकता है? क्योंकि वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट आता है। तो यहाँ पर देख लो, वैसे इसका और वैलिड रीजन होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि ये सब 3 डायमेंशन में ये सब काम करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेस, यानी कि स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और डिटर्मिनेंट बताता है कि वो कितना बढ़ या घट रहा है। पर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए इतना जानना काफ़ी है।